क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में ये कुछ कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह इंटरफेरेंस। देखे थे, और कुछ फॉर्मूलेज वगैरह निकाले थे हम लोगों ने, है ना। ये फॉर्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मतलब मान लो कि यही फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर ये तुम्हें याद है, अच्छे तरीके से याद है इसका एप्लीकेशन के साथ, तो तुम्हारा वेव ऑन स्ट्रिंग काफ़ी आसान होगा, साउंड वेव भी आसान होगा, और वेव ऑप्टिक्स भी आसान होगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वगैरह निकाला था, और साथ ही साथ कुछ इसमें इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा था। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने ये एज्यूम करा था कि वो दोनों जो वेव इंटरफेयर कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं, है ना। इनिशियली फेज ऑफ नहीं, ये नहीं है, दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन से आकर के इंटरफेयर कर रही है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वेव भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है, और वो दोनों जाकर के इंटरफेयर किया है। हालांकि इस तरीके से दिखाते नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैंने इस तरीके से दिखाया। अब दूसरा इसमें एक केस बनता है, दिस इज केस वन जिसमें बोथ द वेव्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन था, तो ये जो साइन था दोनों का सेम था, दोनों का माइनस होगा बिल्कुल, दोनों का नहीं तो प्लस हो जाएगा। सेम डायरेक्शन का ये भी तो मतलब है कि दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो भी तुम्हारा काम वही होने वाला है, बिल्कुल सही। लेकिन अभी हम लोग सेकेंड केस करेंगे, जिसमें भी लिखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों अगर उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हो, तो फिर क्या होगा? तो वो केस टू हम लोग करेंगे, और केस टू काफ़ी बड़ा है। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, कोई भी वेव अगर आ रहा है, ये मुझे पहले थोड़ा करा देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं भूल गया इसको कराना, तो अभी हम लोग पहले इसको देखेंगे, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन का मतलब हमें समझ में आता है, कोई भी वेव अगर टक्कर खाया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। और ट्रांसमिशन का भी मतलब बिल्कुल वही चीज़ है, कि कुछ वेव्स उसके थ्रू पास हो जाएंगे, तो वो ट्रांसमिशन हुआ। एक और चीज़ होता है एब्जॉर्प्शन। जब हम लोग हीट पढ़ेंगे ना, तो हीट में तीन चीज़ देखेंगे। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन को तुम रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, रिफ्रैक्शन। और तीसरा एब्जॉर्प्शन। रेडिएशन। नहीं, रेडिएशन अलग चीज़ है, वो जब हम लोग हीट पढ़ेंगे तो समझेंगे अच्छे तरीके से। अभी के लिए मतलब समझ लो कि ये तीन पार्ट में कोई भी एनर्जी जो है वो डिवाइड हो जाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक इंटरफेरेंस है, ऊपर मीडियम वन है और नीचे है मीडियम टू, और मीडियम वन एंड मीडियम टू कैसा भी हो सकता है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम भी हो सकता है, उस पर अभी हम लोग जोर नहीं डाल रहे हैं। मान लो कि ये हमारा रेयर मीडियम है, और ये हमारा डेंसर मीडियम, और इधर से आया हमारा लाइट, ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ। थोड़ी बहुत बेसिक बातें जो है वो तुम्हें टेंथ में पढ़ा दिया गया होगा। तो ये जब भी लाइट फॉल होता है, तो ये क्या है, एनर्जी की तरह समझो। ये है एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी इसके ऊपर फॉल हो रहा है पर यूनिट टाइम। और इस एनर्जी के तीन टुकड़े होने वाले हैं। कौन कौन सा तीन टुकड़ा होने वाला है? पहला जो टुकड़ा है वो होगा रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्लेक्शन। और दूसरा टुकड़ा जो होगा, डेट विल बी ट्रांसमिशन, या फिर ट्रांसमिटेड रे, जो भी बोल सकते हो, ट्रांसमिटेड एनर्जी। और
लास्ट वाला इसी ट्रांसमिटेड को हम लोग रिफ्रैक्टेड भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रे एनर्जी। और सबसे लास्ट वाला वो कौन सा होगा? एब्जॉर्प्शन। कुछ जो हो जाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन कभी भी कोई भी इंसिडेंट एनर्जी अगर है, इंसिडेंट रे है या इंसिडेंट लाइट है या फिर एनर्जी है, वो किसी भी सरफेस इंटरफेस पे फॉल करती है, तो हमेशा ये तीनों पार्ट में डिवाइड होता है साइमल्टेनियसली। हमेशा साइमल्टेनियसली होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ केवल रिफ्लेक्शन होगा या फिर केवल रिफ्रैक्शन होगा, नहीं, ये तीनों चीज साइमल्टेनियसली होता है रियल लाइफ में। लेकिन जब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो एक टाइम पे एक चीज को हम लोग स्टडी करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पहले स्टडी करना होता है कि रिफ्रैक्शन के बारे में समझना होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में समझना होता है, तो इसीलिए एक टाइम पे एक ही चीज को स्टडी करते हैं। लेकिन रियलिटी में साइमल्टेनियसली होता है, और जेई में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इस पे, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तीन टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा ये, दो टुकड़ा ये, और तीसरा टुकड़ा अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि नेग्लिजिबल है, ये जीरो है। तो इसी दो टुकड़े के बारे में बात करेंगे कि मान लो इस जगह पे एनर्जी जो है वो 100% था। अगर 100% एनर्जी था तो लेट से कि कुछ पार्ट एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट कर गया, 60% एनर्जी रिफ्लेक्ट कर गया, और बाकी परसेंट एनर्जी कहाँ जाएगा? उसे तो ट्रांसमिट ही करना पड़ेगा, रिफ्रैक्ट करना होगा, तो 40% एनर्जी इस तरफ निकल गई। तो इस तरीके से तुम इंटेंसिटी बता सकते हो कि अगर आई इंटेंसिटी की लाइट इसके ऊपर फॉल किया तो 60% इंटेंसिटी जो है वो इस तरफ आया और 40% इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट हुआ। तो जब वो इंसिडेंट हो रहा था, मान लो कि ये एयर था और उस समय इसके पास कुछ चीज़ें होंगे, कौन कौन सी चीज़ें? इसके पास एक तो वेलोसिटी होगा, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी होगा और वेवलेंथ होगा। तो जब ये रिफ्लेक्ट कर गया है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज होगी और क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होगी, मुझे बताओ। बताओ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा क्या? नो सर। स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगा, वो सी का सी रहेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा कि नो नहीं? सर, नहीं होगा। यस। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। वेवलेंथ चेंज होगा क्या? लैम्डा, यस सर। लैम्डा चेंज होगा क्या? लैम्डा चेंज नहीं होगा, लैम्डा भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। अब चलो इस ट्रांसमिटेड वाले में बात करते हैं। बताओ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा क्या? हाँ, यस सर, चेंज होगा। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगा, तो इधर भी कर दिया मैंने। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा क्या? नहीं, नो सर। नो सर। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा क्या? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, सोर्स पे डिपेंड करता है। तुम्हारा सोर्स एक बार फिक्स हो गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता, और एक ही जगह पे फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, डेट इज डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट, वेवलेंथ चेंज होगा कि नहीं? हाँ, वेवलेंथ चेंज होगा या नहीं होगा? वेवलेंथ चेंज होगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया, तुम्हारा c चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो ही नहीं सकता है। जब ये दो क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ तो तुम वेवलेंथ को भी चेंज नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले के हिसाब से वेवलेंथ भी हमारा कांस्टेंट रह जाएगा, और क्योंकि तुमने f को कांस्टेंट बोला है तो यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा, और v अगर तुम्हारा चेंज हुआ तो लैम्डा भी तुम्हारा चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ये एक वेव के लिए बताया, और यही जो चीज़ है किसी भी वेव के लिए वैलिड होता है। साउंड वेव में भी हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। हाँ, फेज का डिफरेंस आएगा, वो उसके बारे में भी कुछ नहीं पता है कि क्या ये वेव और ये वेव सेम फेज में होगा। अभी हम लोग ये चीज़ नहीं जानेंगे, वो हम लोग बाद में जानेंगे। तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ पे दो चीज़ हुआ है, एक तो हुआ है रिफ्लेक्शन, दूसरा हुआ है ट्रांसमिशन। अब इन्हीं दोनों चीज को हम लोग वेव ऑन ए स्ट्रिंग में देखना चाहते हैं कि क्या होगा।
तो मीडियम चेंज होने का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे जैसे मैंने मीडियम चेंज होने का मतलब डिफाइन कराया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डिफरेंट है तो मीडियम चेंज हुआ। लेकिन अगर किसी भी रस्सी में वेव आ रहा है तो मैं कैसे मीडियम को चेंज करूं? बताओ जल्दी से। एक्सचेंज। इसका एक सिंपल सा तरीका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम लोग लाइट के लिए लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जो इस रस्सी पे ये वेव चल रही है उसका म्यू चेंज कर दो, मास पर यूनिट लेंथ। क्योंकि वेव की जो स्पीड है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि रस्सी का म्यू कितना है। आया ना? Yes, sir. हाँ सर। तो ये है ऐसा रस्सी जिसका मास पर यूनिट लेंथ कम है। और एक और रस्सी हम लोग लेंगे अभी, दूसरा रस्सी जिसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? ज़्यादा। मान लो कि एक रस्सी और इसी के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये रस्सी थोड़ा डेंसर है। डेंसर बोलने का मतलब ये हो गया कि इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो इसको अगर मैं म्यू1 बोल रहा हूँ मास पर यूनिट लेंथ और इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू2 है, तो म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 या फिर म्यू1 इज लेस देन म्यू2। दो केस बन सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियम 1 आ गया और मीडियम 2 आ गया। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। और ये जो है इंसिडेंट वेव है। दिस इज इंसिडेंट वेव। और इंसिडेंट वेव अगर कभी भी किसी भी इंटरफेस पे टक्कर खाएगा, इस मीडियम के इंटरफेस पे टक्कर खाएगा, तो वहां पे उसका दो पार्ट बनेगा। एब्जॉर्प्शन को हटा दो तो दो पार्ट बनेगा, एक रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या इस वाले में होगा और रिफ्लेक्शन क्या इस वाले स्ट्रिंग में होगा। बिल्कुल। हाँ। तो इस वाले में तुम्हारा दो तरीके से वेव बन सकता है। पहला केस और दूसरा केस। फर्स्ट केस हो सकता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि ये वेव जो है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में रहे और पलटी ना खाए, मतलब फेज का चेंज ना हो। और बड़े वाले रस्सी में भी इस तरीके से वेव आगे निकल जाए। ठीक है। तो ये वेव किस तरह से रिटर्न हो गया है? तो ये है रिफ्लेक्टेड वेव। और ये आगे निकल जाएगा। ये हो गया ट्रांसमिटेड वेव। ट्रांसमिटेड वेव। तो एनर्जी जो है इस जगह पे जो एनर्जी था वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इन दोनों में डिवाइड हो गया और वो आगे चला गया। तो एक फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबल है कि दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वेव है जस्ट उल्टा हो जाए। तुम बोलोगे सर उल्टा क्यों हो? तो एनर्जी नेगेटिव हो गया क्या उल्टा होने पे? नहीं, एनर्जी उल्टा नहीं हुआ है, एनर्जी अभी भी पॉजिटिव है। डायरेक्शन चेंज। इसमें फेज का चेंज आया है, फेज डिफरेंट हो गया है। ठीक है। और अभी ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये अभी भी ट्रांसमिटेड वेव है। ट्रांसमिटेड वेव। और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव। ये दो केसेस पॉसिबल हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पहला वाला केस होगा या दूसरा वाला केस होगा? वो डिपेंड करता है कि म्यू1 बड़ा है म्यू2 से या फिर म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, या फिर म्यू1 और म्यू2 का वैल्यू एक ही है। ये थर्ड केस का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर म्यू1 और म्यू2 एक ही है तो रस्सी तो एक हो गया ना।
दूसरा रस्सी कैसे हुआ? तो यहाँ पे सेम मीडियम है, मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, तो इसीलिए ये केस बेकार है। सिर्फ इन दो केस के लिए मुझे स्टडी करना है ना। तो मान लो कि हमारे पास इंसिडेंट था वेव, उसका एम्पलीट्यूड था ए नॉट एम्पलीट्यूड था, या फिर ए आई था इंसिडेंट का। तो जो रिफ्लेक्ट किया उसका एम्पलीट्यूड क्या ए आई के बराबर ही होगा? नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे तुम्हारा 100% एनर्जी था, इंटेंसिटी 100%, यहाँ पे इंटेंसिटी तो 60% हो गया ना, और यहाँ पे 40% हो गया। तो रिफ्लेक्टेड की इंटेंसिटी कम हो गई तो एम्पलीट्यूड भी कम होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए आर, और इस जगह पे जो एम्पलीट्यूड है इसे मैं लिख देता हूँ ए टी। सेम यहाँ पे भी ए टी और ये ए आर। ये होगा कितना? अब चलो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो तुम लोग प्रूफ जानना चाहते हो या नहीं जानना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जानना चाहते हो तो बता दूंगा, नहीं तो फिर इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा मैं। फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। ए आर जो आता है डेट इज, यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव v3 माइनस ऑफ v1 डिवाइडेड बाय v3 प्लस v1 into ai, sorry ai, and transmitted will be equals to 2v3 upon v3 plus v1 ai। ये है इसका फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला याद रख लो, इतना ही बहुत बड़ी बात है। डेरिवेशन प्रूफ कर सर दो। V1 V3 कौन से वेव हाँ के मैं बता वेलोसिटी? रहा हूँ, v3 ना लिखे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इंसिडेंट रस्सी है, इसको 1 एज्यूम करेंगे, और वापस से रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा। तो इसको हमने 2 एज्यूम किया और इसको 3 एज्यूम किया, तो बेसिकली 1 एंड 2 आर सेम। जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो इस तरीके से एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 है, तो मैं चाहूँ तो इसको 2 लिख दूँ, या फिर अपने हिसाब से तुम सोच सकते हो, जो करना है उसके हिसाब से चेंज किया जा सकता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है। ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। सर V1 भी तो हमेशा सेम रहते हैं। हाँ, v1 और v2 तो सेम होगा ना, 1 और 2 स्ट्रिंग बोथ आर सेम, तो उसमें मास पर यूनिट लेंथ भी सेम होगा, उसका टेंशन भी सेम होगा, तो वेलोसिटी भी सेम हो गया ना, यस v1 एंड सर। v2। ठीक है क्या? यस सर। तो बोलो, इसका प्रूफ जानना है या फिर इसको छोड़ दें? कहीं सर पे भी जानना। छोड़ दो सर। छोड़ दीजिए सर। यस यस सर। छोड़ दो सर। ओके सर। चलो ठीक है, एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर आगे तुम्हें कभी लगे कि सर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बताओ क्या करना पड़ेगा, मैं हिंट दे देता हूँ। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन करना है हमें, ठीक है। इस तरफ से एनर्जी इंसिडेंट हुआ, तो वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इधर गया और एक इधर गया, है ना। तो इनिशियली एनर्जी पर यूनिट टाइम जो आ रहा था वो फाइनल एनर्जी पर यूनिट टाइम के बराबर होना चाहिए, और एनर्जी पर यूनिट टाइम बोले तो पावर। तो इनिशियल जो पावर है इंसिडेंट वाला, वो 2 के समेशन के बराबर होना चाहिए, डेट शुड बी इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड पावर के बराबर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बराबर है क्या? सर ये तो एवरेज का होता है। हाँ, एवरेज ही लेंगे, इंस्टेंटेनियस भी लोगे तो भी चल जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए एक एवरेज वाला तुम वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको पुट कर लिया मैंने, और आर का भी पुट कर लेंगे, टी का भी पुट कर लेंगे। डिफरेंट क्या होगा? म्यू डिफरेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हाँ, डिफरेंट होगा। म्यू 1 एंड म्यू 3 अलग होगा। वेलोसिटी डिफरेंट होगा,
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ऑफ टी बाय म्यू। तो क्या मुझे T1 बाय म्यू1 लिखना होगा और V3 कितना लिखना होगा, रूट अंडर ऑफ T3 बाय म्यू3। म्यू 3। अब तुम अगर अच्छे तरीके से देखो तो ये दोनों जो रस्सी है एक साथ ही बंधा हुआ है, दोनों रस्सी एक साथ ही लगा हुआ है ना, तो दोनों रस्सी में टेंशन क्या है, सेम। सेम होगा। T1 इज इक्वल टू T3 ऐसा होगा। और V1 सर और बट V3 रस्सी तो अलग अलग है, रस्सी अलग रस्सी अलग है अलग तो है लेकिन टेंशन भी अलग होगा। जुड़ा तो एक ही साथ है ना। यहाँ पे टेंशन क्या बोल सकते हैं, जितना इधर से खींच रहा है उतना इधर से खींच रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो ये पॉइंट पी मूव करने लग जाएगा, जो कि वो नहीं रहा। तो T1 और T3 इक्वल हो गया, एक दो। और ओमेगा की बात करते हैं, तीसरा, ओमेगा सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, सेम होगा। फ्रीक्वेंसी है ना। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 3 होने वाला है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। फोर्थ, एम्पलीट्यूड, बिल्कुल एम्पलीट्यूड तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ए आई अलग, ए आर अलग और ए टी अलग, ठीक है। तो इतने सारे वैल्यूज मुझे यहाँ पे पुट करना होगा, और पुट करने के बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या आ जाएगा। ये सारी चीज वैल्यू पुट करके फिर स्क्वायर वगैरह कर लो, हाफ म्यू1 V1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ए आई है सभी इंसिडेंट का है, और ये रिफ्लेक्टेड का हाफ म्यू 2 V2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ म्यू 3 V3 ओमेगा 3 V3 का होल स्क्वायर, है ना। ट्रांसमिटेड को मैंने थर्ड माना हुआ है और रिफ्लेक्टेड को 2 माना है और इसको 1 माना है। अब इन सभी को पुट कर लो, कैंसिल आउट कर लो, ओमेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। म्यू सर नहीं, पर V2 वी दो बार क्यों लेगा? V1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, V2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, V3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ टी बाय म्यू1, ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ टी बाय म्यू1 तो इधर A2 रहेगा, A2 स्क्वायर और और A2 रूट अंडर ऑफ, सॉरी ये ए है, ठीक है, और रूट अंडर ऑफ टी बाय म्यू 3। बाकी चीज कैंसिल आउट वगैरह करोगे तो ये फॉर्मूला जो है चेंज होकर के इस फॉर्म में आ जाएगा, A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर डिवाइड बाय V2 प्लस A3 स्क्वायर डिवाइड बाय V3। बेटर है कि म्यू1 को चेंज कर लो, बाद में क्या है कि हमें V1 V2 V3 के टर्म्स में आंसर चाहिए, म्यू1 V2 V3 के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, तो इसीलिए तुम म्यू1 का वैल्यू चेंज कर सकते हो। म्यू1 कितना आ जाएगा, दो इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 स्क्वायर किया है ना तुमने डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर, V1 सर। ऐसा। वैल्यूज पुट करोगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, है कि नहीं। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, क्योंकि अच्छा मैं ए आई वगैरह वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ। A1 क्या है, ए आई है, ए आई का स्क्वायर, और ये V1 इज इक्वल टू, और इधर V1 और V2 क्या है, वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। A2 था, इट इज रिफ्लेक्टेड वन, इसको भी V1 लिख लेता हूँ मैं, और ये ट्रांसमिटेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V3। तो ये है हमारा इक्वेशन 1। तो मुझे ए आई पता है क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी है, V1 V3 पता है, तो इस वाले इक्वेशन में अननोन कितने हैं, दो अननोन है, ए आर और ए टी, दो वेरिएबल है। एक और इक्वेशन चाहिए दो अननोन को सॉल्व करने के, कैसे आएगा एक और इक्वेशन, कोई बता सकता है। तो सर वो AR इज इक्वल टू V3 माइनस V1 वाला यूज करना। कौन सा, ए आर
AR is equal to V3 minus V1 upon V3 plus V1. AR. वो तो फाइनल रिजल्ट है, वो जो मैंने ऊपर लिखा है वो फाइनल फॉर्मूला है इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। दूसरा इक्वेशन बताओ कैसे लिखा जाएगा। और ये यहाँ पे लगता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉर्मूला। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि किसी भी जगह पे जो मतलब कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों वेव के वेक्टर समेशन के बराबर होगा। तो अगर कोई भी एक रस्सी है और इस जगह पे वो मीट कर रहा है, अगर इंटरफेस की बात करें जस्ट वेव यहाँ पे है और थोड़ा टाइम के बाद वेव ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब आधा वेव ट्रांसमिट हुआ है, आधा वेव रिफ्लेक्ट हुआ है और आधा वेव अभी बचा हुआ है इंसिडेंट में ही है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों का रिजल्टेंट मुझे यहाँ पे दिखेगा? बिल्कुल हाँ दिखेगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मैं इस बात को बोल सकता हूँ डेट ए आई प्लस ऑफ ए आर इज इक्वल्स टू ए टी। रस्सी ऐसे टूट नहीं सकता है, रस्सी टूट नहीं सकता है, ये अलग अलग जगह पे नहीं हो सकता है, रस्सी एक ही जगह पे रहेगा। और रस्सी अगर एक ही जगह पे रहेगा तो वो लोकेशन जो होगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मिलेगा मुझे, और रिजल्टेंट जो होगा एम्पलीट्यूड वो यहाँ से आंसर निकाल करके देगा। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। और जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद फिर हमें ये रिजल्ट आ जाता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एम्प्लाइज ए, कौन सा लिखूं पहले, ए आर है ना। ए आर इज इक्वल टू V3 माइनस V1 डिवाइड बाय V3 प्लस V1, नीचे जो है प्लस में ही होगा और इंसिडेंट, और AT क्या हो जाएगा 2V3 डिवाइड बाय V3 प्लस ऑफ V1 AI। अब तो मुझे एक चीज बताओ, क्या AR पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है? अरे AR का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता बिल्कुल हो सकता है। क्या AT का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। AT कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर AT कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा या फिर जो फेज होगा वो अनचेंज रहेगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए मैंने दोनों केस में AT का जो डायरेक्शन दिया है वो सेम दिया है। दोनों केस में AT का डायरेक्शन क्या दिया है मैंने? सेम दिया। क्यों? क्योंकि जो AT है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों सर, क्यों नेगेटिव हो सकता? क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा निकला ना। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? मतलब V3 पॉजिटिव रहेगा, V1 पॉजिटिव रहेगा, V3 भी ऊपर पॉजिटिव रहेगा, AI तो पॉजिटिव ही है। V3 अगर नेगेटिव, नहीं V3 ने वेलोसिटी कभी नेगेटिव होता है क्या? स्पीड कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं ना। वेव ऑन ए स्ट्रिंग कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। डायरेक्शन तो जरूर फिर ऊपर नेगेटिव हो वाला सकता नेगेटिव है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि V3 इज ग्रेटर देन V1 तो पॉजिटिव, एंड V3 इज लेस देन V1 तो नेगेटिव, है ना। तो इंसिडेंट वेव के रेस्पेक्ट में वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन को ले सकता है, लेकिन इंसिडेंट वेव के रेस्पेक्ट में ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन को ले सकता है। यस ठीक है। सर। अगर वेव इस तरीके से आ रहा है तो ट्रांसमिटेड भी ऐसा जाएगा, अगर वेव इस तरीके से जा रहा है तो ट्रांसमिटेड भी ऐसा ही जाएगा। लेकिन अगर इंसिडेंट ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। सेम वे में इसमें भी ऐसा भी हो सकता है रिफ्लेक्टेड, और ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वेलोसिटी किस स्ट्रिंग में ज्यादा है और कम। अब इसको थोड़ा सा और मैं डेप्थ में बताता हूँ। ये फॉर्मूले मैंने वैसे बता दिए,
डिराइव कर दिया बेसिकली। तो मुझे पहला केस ये देखना है कि V3 इज ग्रेटर देन V1। अगर ऐसा है तो AR इज पॉजिटिव, AR पॉजिटिव हो जाएगा। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ऑफ T बाई म्यू। अगर V3 बड़ा है तो म्यू छोटा हुआ। नहीं समझ में आया क्या? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हुआ ना। अगर ये V बड़ा है तो म्यू छोटा हुआ ना। यस सर। Yes, sir. ये चीज होगा छोटा। Yes, sir. तो दिस इज केस 1। और इस केस 1 में मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि अगर डेंसर मीडियम कौन बना? म्यू1। क्योंकि म्यू1 बड़ा है ना, तो डेंसर बोलूंगा, डेंसर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं हम लोग, क्या बोल सकता हूं मैं? इफ म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू3 और ट्रांसमिशन इज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होगा कि मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक हैवी, भारी वजन वाला रस्सी है। अगर वजन वाला रस्सी है और ये पतला सा रस्सी इसके साथ जोड़ दिया मैंने, ये इस तरफ जा रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड होगा वो कैसा होगा? वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेगा। थोड़ा सा फिगर बनाने में प्रॉब्लम। ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वेव ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी वो भी पता लगाना रहता है, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इसी रस्सी में जाएगी। ये तो मैं नीचे डायग्राम बना रहा हूँ। बेसिकली ये इस तरीके से रस्सी से। नहीं, हाँ बोलो। अगर वो ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा वो कैसे पता चलेगा? अभी तो वही बता रहा हूँ ना, मतलब फेस का चेंज बता रहा हूँ ना। और ये जो ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट का तो डायरेक्शन ऑलवेज इधर ही रहेगा। ये ट्रांसमिटेड इधर चला जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हुआ? अगर रस्सी काफी भारी है, ये कौन सा है? डेंसर मीडियम। और ये कौन सा है? रेयरर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है तो देयर विल बी नो फेज चेंज। ठीक है, इफ द रिफ्लेक्शन of wave is from a rarer medium, then there is no there is no phase change between incident wave and reflected wave। और ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तुम सोच नहीं सकते। और इस स्टेटमेंट के कारण से हम लोग इतने सारे काम कर सकते हैं जो कि तुम आज गिटार के फॉर्म में जानते हो, हारमोनियम के फॉर्म में जानते हो, बांसुरी के फॉर्म में जानते हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भरा पड़ा है इसी पर। ठीक है, देखने में बहुत छोटा सा लगता है लेकिन सारे के सारे काम इसी पे हो रहे हैं। अभी हम लोग आगे जाकर के समझेंगे। स्टैंडिंग वेव इसी के कारण से फॉर्म होता है। पहला बहुत चीज, बड़ा मतलब बहुत बड़ा मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है ये बहुत छोटा। एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अब दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहला तो हमने केस ले लिया ये वाला, है ना, फर्स्ट केस ये था जिसमें कि ये एज्यूम करके हमारा रिजल्ट आया ये कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ तो फेज चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर केस 2 हम लोग ले लेते हैं, केस 2 जिसमें कि बोल दिया कि ऊपर क्या लिया था? V3 इज ग्रेटर देन V1 और नीचे ले लेता हूँ V3 इज लेस देन V1 implies mu3 इज ग्रेटर, ऊपर देखो एग्जैक्टली mu3 इज ग्रेटर देन mu1। और mu3 बड़ा है, इसका मतलब डेंसर मीडियम कौन सा है? mu3 बराबर।
So mu3 is now denser medium and mu1 is rarer medium. देखो ऊपर देखो अच्छे तरीके से, तो केस 2 आया कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, और ये हो गया mu3 इज ग्रेटर देन mu1, मतलब कि वेव जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। ये केस है ना। तो इस वाले केस में हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि जो ये वेव है कैसा था, दोनों का फेज सेम था, लेकिन अब क्या होगा, फेज जस्ट उल्टा। ये इंसिडेंट वेव है अगर इस तरीके से आ रहा है और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन करेगा, तो इस वाले का मैंने क्या कर दिया, मास पर यूनिट लेंथ को बढ़ा दिया, दिस इज mu3, और ये जो रस्सी है इसका मास पर यूनिट लेंथ mu1 है, और ऊपर जो कंडीशन निकल के आया है that mu3 इज ग्रेटर देन mu1, मतलब कि ये है हमारा डेंसर मीडियम और ये हमारा रेयरर मीडियम। और जब रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन जब होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसका तो फेज चेंज हो जाएगा, ये जस्ट नेगेटिव में आ जाएगा, ये ऐसा हो गया। और ये जो रस्सी है इस वाले में ट्रांसमिटेड वेव सेम फेज में होगा। और इस चीज को तुम्हें बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद करना है, जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है इस पे, स्टेटमेंट दे दिया था। तो दिस इज इंसिडेंट एनर्जी या फिर डिस्टरबेंस या फिर वेव, एंड दिस इज transmitted and this is reflected. So there is a phase change between these two waves which are incident and reflected. तो मैं ये स्टेटमेंट को वापस लिख सकता हूँ कि if the reflection of wave, if the reflection of wave is from denser medium, then there is a change in phase of pi between the incident wave and reflected wave और इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें याद रखना है, ये चीज मैं साउंड वेव में भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। साउंड वेव में उतना बताते नहीं है, बहुत जगह पे तो बताते ही नहीं है, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ तो इसको याद रखना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है हम लोग साउंड वेव में भी आएगा और वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा। छोटा सा पार्ट है, बस छोटा सा नोट में डाल करके सेंटेंस में ये बात लिखने का है कि हाँ, अगर किसी भी रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो कोई भी फेज में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर टेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज चेंज आएगा। ठीक है क्या? ठीक है सर। हाँ, अब इसमें दो केसेस हैं, एक रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड और दूसरा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड मैं दोनों केस को बता देता हूँ और समझना काफी आसान है। दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। तो मुझे बताओ, अगर कोई भी एंड फिक्स्ड है तो उसको मैं किस तरीके से एज्यूम कर सकता हूँ, किस तरीके से सोच सकता हूँ। एक रस्सी और एक रस्सी को मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ, तो ये एक मीडियम 1 है और ये एक मीडियम 2 है। बताओ मीडियम 2 को मुझे किस तरीके से एज्यूम करना चाहिए? कैसा सोच सकता हूँ?
सॉलिड। बिल्कुल, या फिर इसको ऐसा जूम कर सकते हैं कि ये काफी ज्यादा डेंसर मीडियम है, इतना ज्यादा रस्सी का मास है या फिर हैवी है कि ये रस्सी ऊपर या नीचे मूव नहीं कर सकता है, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है ना। सो दिस सॉलिड पार्ट और दिस सेकेंड पार्ट विल बिकम एज द डेंसर मीडियम, जिसका बहुत ही बड़ा वैल्यू है ना। तो अगर कोई भी फिक्स्ड रस्सी का दूसरा एंड अगर फिक्स्ड है और उसमें वेव्स आ रहे हैं, वेव्स इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, लेट से इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, तो इस वेव का फिर से दो टुकड़ा होने वाला है। पहला जो टुकड़ा होगा वो रिफ्लेक्शन होगा और दूसरा टुकड़ा क्या होगा, ट्रांसमिशन। क्या ट्रांसमिशन में कोई एनर्जी जाएगा क्या, नहीं, तो इसका मतलब सारा का सारा एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे कि हमारे पास मिरर होता है, तो मिरर वाले केस में क्या होता है, जितना भी एनर्जी आता है लगभग 99% एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देता है। सेम केस है यहाँ पे, ये जो एनर्जी आ रही है या फिर जो वेव आ रहा है वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देगा। तो मान लो कि इसका एम्पलीट्यूड था ए आई और ये इस तरफ जा रहा था, तो यहां पे पहुंचने पे क्या होगा, ये इस जगह पे पहुंचा जस्ट, और इस जगह पे अब रस्सी है नहीं, अब क्या होगा, कोई बता सकता है। वापस से पीछे चले गए। बिल्कुल वापस से पीछे चला जाएगा। ये बहुत देर की बात बताई तो हमने, मैं जस्ट इसके बाद की बात पूछना चाहता, जानना चाहता हूँ क्या होगा। ये चीज इस डायरेक्शन में चला जाएगा, बिल्कुल सही, और ये होगा ट्रांसमिटेड, सॉरी रिफ्लेक्टेड, और अपोजिट में होगा, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज चेंज हो जाता है। लेकिन इससे पहले एक इंटरफेस आएगा, इंटरमीडिएट स्टेट, जहां पे आधा वेव रिफ्लेक्ट हुआ है और आधा वेव अभी जा ही रहा है। उसको मैं शो करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो आधा वेव क्या अभी इंसिडेंट है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, और आधा वेव जो रिफ्लेक्ट हो चुका है, और आधा वेव इसका कैसा हो सकता है, दिस मच, दिस इज आधा वेव। इसको अगर मैं नीचे बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। तो ये एक वेव है और ये एक वेव है, दिस इज इंसिडेंट वेव एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, और ये दोनों का होगा सुपर पोजिशन, क्योंकि एक स्ट्रिंग में एक ही वेव हो सकता है, दो वेव नहीं हो सकता, और जब इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेट सुपर पोजिशन। समझ में आया क्या। सर अगर स्ट्रेट होगा तो इसका मतलब उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी ना थोड़ी। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अभी कोई भी एनर्जी नहीं, तो किस फॉर्म में एनर्जी है, ये जो एनर्जी यहाँ पे था वो अब किस फॉर्म में एनर्जी है, ये केस मैंने कराया हुआ है, बहुत ही ऊपर जाओ तुम्हें पता चल जाएगा। याद है क्या ये चीज, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सारा का सारा एनर्जी है ना। रस्सी स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सारा खत्म हो जाएगा, तो एनर्जी गया कहाँ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है क्या। तो दिस इज हाँ इंटरमीडिएट स्टेट, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन और ये बिफोर रिफ्लेक्शन। दिस इज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अभी करने के लिए दूंगा, किस तरीके से हम लोग किसी भी दो वेव का सुपरपोजिशन करेंगे और कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे। एडवांस क्वेश्चन कभी कभी इस पे आ जाते हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। और एक एनिमेशन होगा तो मैं एनिमेशन दिखाऊंगा कि किस तरीके से वेव का रिफ्लेक्शन किसी भी फिक्स्ड एंड से होता है या फिर फ्री एंड से होता है। अब फ्री एंड का देखते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। रिफ्लेक्शन, अब रस्सी का एंड को मैं किस तरीके से फ्री कर सकता हूँ, बताओ कोई तरीका है। लेकिन रस्सी में टेंशन भी होना चाहिए, भी है
टेंशन भी होना चाहिए, टेंशन नहीं होगा तो वेव की वेलोसिटी नहीं होगी, वेव की वेलोसिटी 0। क्या करें? सर रॉड पे बांध देंगे। तब तो फिक्स्ड हो गया ना पॉइंट, रॉड से बांधा तो फिक्स्ड हो गया। फिर एक हाथ से पकड़ेंगे, दूसरे को भी दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे। तो दोनों एंड फिक्स्ड हो गया। दोनों एंड फिक्स हो गया ना। सर नीचे रखेंगे, हाँ, नीचे रख देंगे एक पॉइंट को, तब तो एक पॉइंट को टेंशन नीचे रख देंगे जमीन टेंशन पर जीरो रोड हो को। गया। सर कार पे बांध देंगे और कार चला देंगे। कार पे बांधोगे, कार चलाओगे, तब तो पॉइंट फिक्स्ड हो गया ना। मुझे क्या करना है, पॉइंट को फ्री रखना है कि वो मूव कर सके। फ्री ग्रेविटी, कोई ग्रेविटी वेविटी कुछ नहीं स्पेस में। स्पेस में तो टेंशन जीरो हो गया ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन या वैक्यूम। नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो, एक रिंग लिया और रिंग के थ्रू मैंने एक रॉड को पास कराया, ठीक है क्या? बोलो, समझ में आया? और यस सर। यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू का मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नॉट मास पर यूनिट लेंथ। तो अब ये फ्री एंड है, ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है। समझ में आया क्या? ये रॉड मूव नहीं कर सकता है, फिक्स्ड है। और ये रस्सी पे अब तुम आराम से पल्स को सेंड कर सकते हो, तो टेंशन भी तुम्हारा 0 नहीं हुआ। तो तुम मुझे ये बताओ, इस एंड को मैं क्या मान सकता हूँ, रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम? मान लो एक तुम्हारे पास एक रस्सी ऐसी है जो कि काफी हैवी है, और एक बहुत ही थिन पतला सा रस्सी है। तो ये इस रस्सी का होना ना होने के बराबर है, क्योंकि ये अपने मर्जी के हिसाब से ऊपर या फिर नीचे मूवमेंट कराएगा, उसी के हिसाब से ये भी मूवमेंट कर लेगा। इसको मुझे क्या एज्यूम करना चाहिए, रेयरर मीडियम, है ना? और ये वाला बन जाएगा डेंसर मीडियम। याद करो, रेयरर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, फेज का चेंज नहीं होता है, नहीं होता। नो फेज चेंज। तो ये है हमारे पास एक वेव जो कि इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है और इसको इस तरीके से रखा हुआ है फ्री एंड। तो बताओ क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये इस जगह पे पहुंच गया जस्ट, और ये रिंग के पास है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये जस्ट इन्वर्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा इन्वर्ट। इन्वर्ट नहीं होगा। तो जिस तरीके से आ रहा था उसी तरीके से ये वापस रिटर्न हो जाएगा। लेकिन मुझे एक इंटरफेस भी बनाना है, इंटरमीडिएट स्टेट बनाना है ना, इंटरमीडिएट स्टेट। बताओ कैसा बनेगा? सर रिंग मूव करेगी। हम्म सर रिंग ऊपर और नीचे से ट्रायंगल टाइप फॉर्म होगा कुछ। रिंग ऊपर मूव करेगी, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या ऐसा करता हूँ कि आधा वेव को मैं इंसिडेंट रखता हूँ और आधा वेव जो रिफ्लेक्ट हो चुका है उस पार्ट को बनाता हूँ। तो मेरे पास दो पार्ट आ चुके हैं, एक ये वाला पार्ट होगा और एक ये वाला पार्ट होगा। तो इन दोनों पार्ट को मैं अगर इस जगह पे बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आधा जो है ऐसा होगा, और ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है ये वाला आधा पार्ट, उसको भी ओवरलैप करा रहा हूँ मैं। ओवरलैप कराया इसके ऊपर, तो ऐसा है। क्या इतना सा एम्पलीट्यूड ए आई है? बिल्कुल हाँ, ये आई ए आई है। और अभी मुझे सुपर पोजिशन करना पड़ेगा दोनों का, और सुपर पोजिशन करेंगे तो एक रिफ्लेक्टेड है और एक इंसिडेंट है, दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए आई। मतलब कि जो रिंग है वो ए नॉट डिस्टेंस नहीं, 2 ए नॉट डिस्टेंस ऊपर जाएगा, डबल जाएगा। ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काइंड ऑफ। तुम ऐसा सोच सकते हो कि ये दोनों जो वेव्स हैं सुपर इम्पोज किए
और सुपर इम्पोज करने के बाद डबल एम्पलीट्यूड पे चले गए। समझ में आया क्या? उसके बाद फिर ये वापस से नीचे आएगा और नीचे आने के बाद फिर इस तरीके से आगे निकल चला जाएगा। तो ये बिफोर रिफ्लेक्शन एंड दिस इज आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोलो समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। इस वाले में मैं दिखाता हूँ किस तरीके से ये सिमुलेशन को रन किया है। ये जो वेव्स है इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, और ये वेव इस तरफ से आया और ये टक्कर खाया और ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये जो हो रहा है ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस जगह पे जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है और वो फिक्स्ड पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा है। वापस से इसको देखो, ये इस तरीके से आया वेव और एक पल्स है और ये इस तरीके से बीच में, अगर तुमने ध्यान दिया और नोटिस किया हो तो ये बीच में जो होता है वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि सुपरपोजिशन हो रहा है एक इंसिडेंट वेव का और एक रिफ्लेक्टेड वेव का। देखो फिर से, और ये एक वापस से स्प्रिंग के साथ किया है। इसका मैं बेटर वाला अच्छा वाला दिखाता हूँ। देखो इस वाले में वेव्स किस तरीके से पल्स रिफ्लेक्ट करेंगे वो तुम्हें अच्छे तरीके से दिखेगा। एक पल्स को क्रिएट कराया जाएगा और उस जगह पे फिक्स्ड एंड है, फिक्स किया हुआ, तो फेज का देखो चेंज हुआ है ना। ये देखो पहले जा रहा था इस डायरेक्शन में और अब ये वापस से अपोजिट फेज में होकर के वापस से वेव रिटर्न हो रहा है। दिखा गया? अब यहाँ पे देखो लैग कर रहा है बहुत। यहाँ पे देखना, तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट होता है। बोलो, कुछ बोल रहे? नहीं दिखा। कुछ इंस्टेंट के लिए ये रस्सी स्ट्रेट होता है और उस समय होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी स्ट्रेट हो रहा है तभी वो चेंज हो रहा है। इस फ्री एंड के पास देखना डबल एम्पलीट्यूड होता है, डबल एम्पलीट्यूड देखा? चलो ठीक है, तो तुम लोग को अब समझ में आ गया कि हाँ ये रिफ्लेक्शन जो हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे, वो क्या चीज़ है और किस तरीके से एम्पलीट्यूड डबल हो जा रहा है और किस तरीके से एम्पलीट्यूड जीरो हो जा रहा है। तो इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि बोला गया फाइंड द शेप ऑफ wave pulse at t is equals to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद कैसा पल्स का शेप दिखेगा तुम्हें बताना है। और कुछ इस तरीके से वेव्स की मैंने शेप का है और इस जगह पे फिक्स्ड है। और मैं यूनिट में दे देता हूँ, दिस इज 4 है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस मान लो और ये 2 मीटर और ये 1 मीटर इस जगह पे 0 है और इस डायरेक्शन में ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है। लेट्स से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा है और ये सारे के सारे जो डायमेंशन है सेंटीमीटर में। और इसका जो हाइट है या फिर जो एम्पलीट्यूड बोलेंगे मान लो कि 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है।
सॉल्व करो इसको। देखो करते हैं, 3 सेकेंड इसको कर लेना, और 3 सेकेंड के बाद वेव का शेप कैसा होगा हमें ये निकालने के लिए बोला गया है। तो 3 सेकेंड के बाद वो वेव होगा कहाँ पे, उसका शेप कैसा होता अगर वो फिक्स्ड एंड नहीं होता तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, पॉइंट्स को ले लिया, 1 2 3 पॉइंट्स को जूम कर लिया, ए बी एंड सी। तो 2 सेकेंड के बाद ए पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा मुझे वो बताओ। हम्म? 2 सेकेंड के बाद ए जो है, सॉरी 3 सेकेंड के बाद ए जो पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है क्या मैंने? ओके, इसको 10 सेंटीमीटर में कर लेते हैं, नहीं तो इसको 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर लो। और डायमेंशंस मैंने गलत कर दिए, नीचे मुझे मीटर में देना था, ऊपर मीटर में रहता है, नीचे इसमें होता है। चलो कोई नहीं, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा जूम कर लेते हैं, और नीचे का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। तो जो पॉइंट ए है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 3 सेंटीमीटर का, बराबर। तो ये 1 2, ये 1 और ये 2 तक तो आराम से वो ट्रेवल कर लेगा, लेकिन तीसरे में क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो तीसरे में रिफ्लेक्ट करेगा कितना, इतना सा पार्ट। बी जो है, पॉइंट बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3। तो ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। तो बी पॉइंट एग्जैक्टली इस लोकेशन पे रहने की कोशिश करेगा। तो शेप जो होना चाहिए था ऐसा होना चाहिए था, अगर उस जगह पे एंड नहीं होता, रस्सी आराम से आगे तक जाता, तो ऐसा शेप होना चाहिए था। लेकिन होगा क्या, यहाँ तो फिक्स्ड है, इसका मतलब इतना सा जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट करेगा, और फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन में क्या होता है, फेज चेंज होता है। तो वो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या अब मुझे इन दोनों का सुपरपोजिशन करना पड़ेगा, दिस इज इंसिडेंट वेव एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, और सुपरपोजिशन अगर इसका करेंगे, सुपरपोजिशन इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। सर वो 0.2 सेंटीमीटर लिए नहीं, ये 1 सेंटीमीटर है और ये यूनिट भी हाइट। सेंटीमीटर में, और ये 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऊपर 0.2 होगा और नीचे भी 0.2 होगा, एग्जैक्ट सेम अमाउंट में। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इस बार शेप ऐसा है और जो एंड है वो फ्री है, सर पहले वाले का शेप क्या है? स्ट्रेट होगा, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, इतना सा इंटर सुपरपोजिशन हुआ है, तो ये स्ट्रेट होगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड का। और ये है तुम्हारे पास 0.2 सेंटीमीटर, और ये आगे की डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और जो यूनिट्स हैं वो गिवन है। जीरो 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिवन है, और ये फ्री एंड है, ठीक है। तो 2 सेकेंड पे इसका, 2 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद, हाँ 3 सेकेंड के बाद इसका शेप बताना है। AT is equals to राइट एंगल ट्रायंगल। आई थिंक तुम लोगों ने कर लिया होगा। अगर मैं इस हाँ सर। ट्रायंगल को इस तरीके से बनाऊं और इसमें पॉइंट्स का नाम दे दो A B और ये C, तो 3 सेकेंड के बाद 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये पॉइंट B जो है वो कहाँ पे होगा, 1 2 और 3 इस लोकेशन पे होगा। इसका मतलब ये शेप ऐसा होगा, ये शेप ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि इस जगह पे तो फ्रेंड है,
तो ये जो पार्ट है इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसा बन जाएगा। फ्रेंड होने के कारण से सेम फेज में होगा, फेज का बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। तो दोनों अब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a0 है ना, और इसका शेप ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है क्या? आई थिंक अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इस पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस Yes, भी sir. आएंगे और शीट में गिवन भी है, तुम लोग कर भी सकते हो। एक इस तरीके से वेव्स आ रहा होगा और एक वेव इस तरीके से आ रहा होगा, और ये दोनों जाकर के इंटरफेयर करेगा एक दूसरे से, सुपर इम्पोज होगा। तो जब ये सुपर इम्पोज हो जाएगा तो तुम्हें पूछा जाएगा फाइनल शेप कैसा होगा। अब डिपेंड करता है कि कितने सुपर इम्पोज कराया तुमने। अगर इतना पार्ट को सुपर इम्पोज कराया है तो इसका तुम्हें रिजल्टेंट बस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सुपर इम्पोजिशन कहाँ पे हुआ, इतने से पार्ट में हुआ, बाकी शेप ऐसा ही रहेगा। तो इतने से पार्ट के लिए सुपर इम्पोजिशन में फाइनल शेप जो होगा वो ऐसा होगा, ये ऐसा। और इस पॉइंट का सुपर इम्पोजिशन हुआ तो क्या ये पॉइंट का एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का तो एक एम्पलीट्यूड है ही है a0, और इसका भी तो है a0, ये दोनों एड अप होकर के हो गया 2a0, तो रस्सी ऐसा हो जाएगा। और फिर अगर मैं इस लोकेशन के लिए बात करूं तो इस ट्रायंगल का a0/2 होगा लेट से, और इसका होगा a0, तो a0/3 हो जाएगा। और यहाँ पे लिए कितना हो जाएगा, a0 + 0 ऐसा। ठीक है क्या? तो एक हाइपोथेटिकल केस है जिसमें शेप अगर तुम्हें डिसाइड करना हो तुम इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इस पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, तुम शीट में एक बार देख लेना और उसके बाद फिर हम लोग इसको एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला केस हम लोगों ने, अब वापस से ये रिफ्लेक्शन वगैरह को छोड़ दो, भूल जाओगे। ऊपर स्टार्टिंग में अगर तुम्हें याद हो तो केस 1 लिया था जिसमें बोला था कि दोनों वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हो तो इंटरफेरेंस करवाया था हम लोगों ने। और अब दोनों वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा। सेम डायरेक्शन के लिए क्या बोला था कि ये वेव्स हैं इस तरीके से इंटरफेयर किया एक दूसरे से, और फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाया था, रिजल्टेंट वेव मिल गया था। अब दूसरा केस, केस 2, if the waves सर केस 1 क्या होता है? if the waves are traveling in the same direction, और ये केस 2 if the waves are traveling in opposite direction। समझ में आया क्या कौन से केस की बात कर रहा हूं मैं? सर एक ऊपर से और एक नीचे से। if the waves are traveling in the opposite direction, मतलब एक वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये दोनों इंटरफेयर कर रहा है है ना। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। अपोजिट फेज में बोलना अलग चीज है, अपोजिट डायरेक्शन में बोलना अलग चीज है। अपोजिट फेज का मतलब ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो बोथ आर इन अपोजिट फेज। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन तुम्हें दिखाना है तो वो तुम इस तरीके से, सिंपल। और यही है हमारा स्टैंडिंग वेव। यहां से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडिंग। तो ये दोनों वेव्स जो है वो इंटरफेयर करना चाहते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बोलता है कि कैसा भी वेव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बस तुम वेक्टरली ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा, लेट से अभी के लिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो y1 है वो a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx
है, और दूसरा वेव है जो कि ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। लेट से इसमें फेज डिफरेंस भी है और फेज डिफरेंस नहीं भी हो सकता है, तो फर्स्ट केस ऐसा करते हैं कि इफ फाई इज इक्वल टू 0, सिंपल वाला केस हम लोग समझते हैं। तो y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। तो y1 ये है हमारा और y2 ये है, और ये दोनों वेव आपस में जाकर के इंटरफेयर करेंगे। तो इंटरफेरेंस अगर होगा सुपरपोजिशन से मुझे रिजल्टेंट वेव मिलेगा, क्या that y resultant will be equals to y1 plus of y2, और दोनों के वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ। a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स, सॉरी माइनस वाला पहले ले लो, प्लस भी ले सकते हैं, और प्लस a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। बताओ इसमें a कॉमन ले लेते हैं हम लोग, a कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स एंड प्लस a कॉमन लिया है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। बताओ अब क्या करें इसको, क्या करना चाहिए? साइन ए प्लस बी खोल देंगे। साइन ए प्लस बी नहीं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। हाँ यस सर। क्या फॉर्मूला होता है? साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस, ये हो जाएगा 2a, और साइन के अंदर क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस डी बाई 2। अगर सी प्लस डी करेंगे तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, के एक्स के एक्स चला जाएगा, हाँ, तो ओमेगा टी आएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी, और अंदर क्या चीज आएगा, कॉस में सी माइनस डी बाई 2, के प्लस में होगा या माइनस में, सी कुछ भी हो, माइनस ऑफ, पॉजिटिव रहने वाला। कुछ भी हो बिल्कुल, माइनस में भी लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में भी लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस के इनसाइड माइनस का कोई मतलब है नहीं। तो ये मेरे पास आ गया 2a कॉस के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज द रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। और ये इक्वेशन देख करके थोड़ा अजीब लगा, यार ये वेव का इक्वेशन है भी या नहीं है। हम लोग वेव का इक्वेशन देखते हैं तो अंदर होता है ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स या फिर ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स, इस टाइप का फॉर्म होता है, तब तो हम लोग वेव बोलते हैं और इसमें वेव की स्पीड वगैरह निकालते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ तो कुछ अजीब सा ही आ रहा है, तो फिर हमें डाउट हुआ। लेकिन एक टर्म देखा यहाँ पे, डेट इज साइन ऑफ ओमेगा टी, और साइन ऑफ ओमेगा टी जो है वो एसएचएम में आता था, याद करो क्या होता था, Yes, sir. x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आता था। हाँ, तो मुझे लगा कि a साइन ऑफ ओमेगा टी अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये चीज होना हो एम्पलीट्यूड होना चाहिए फिर तो, बराबर, और एम्पलीट्यूड होना चाहिए उससे भी पहले क्या ये वेव है या नहीं है, उससे भी पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, क्या ये वेव है या नहीं है। तो मैं पुराने पीछे गया और पीछे जाकर के मैंने याद किया कि अगर कोई भी वेव होता है तो उस वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए, माइनस था ना आई थिंक, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इसी फंक्शन को सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब ये वेव है। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया गया t के रेस्पेक्ट में, फिर एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया और इसमें वैल्यूज को पुट किया गया, तो देखा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग इसे बोलेंगे ये एक वेव का इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है। लेकिन अब थोड़ा सा डाउट हुआ कि हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ
टी बाई वी, सॉरी टी माइनस ऑफ एक्स बाई वी लिखा था, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव हम लोगों ने जब लिखा था उसमें लिखा था फंक्शन ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स बाय वी होना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन है तो मैं उसे एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो फिर हमने अपने आप में करेक्शन किया कि ये भी वेव का इक्वेशन है, ये भी वेव का इक्वेशन है, लेकिन ये जो वेव का इक्वेशन है ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन, और इसको एक नया नाम दिया गया, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। तो यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि हाँ ये इक्वेशन जो है ट्रैवलिंग वेव का है और ये इक्वेशन स्टैंडिंग वेव का है, और दोनों वेव हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है इसे सेटिस्फाई करता है, और ये एक वेव का इक्वेशन बना करके मुझे देता है। तो अगर ये वेव है तो इसमें हर एक चीज होंगे, वही वेव्स होंगे, एम्पलीट्यूड होंगे, फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, हर एक चीज होगा। तो इसमें मैं किस तरीके से निकालूं? तो अब मैं वापस से इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ और इसको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। वाई आर इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये हो ना हो एसएचएम के इक्वेशन के जैसा मुझे थोड़ा थोड़ा देख करके लग रहा है, और ये जो टर्म है ये बेसिकली हमारा एम्पलीट्यूड है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो हमारा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आया, एम्पलीट्यूड क्या है? एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, टू ए कॉस के एक्स। मतलब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें कि फंक्शन ऑफ एक्स का एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है। समझाता हूँ। जनरल ट्रैवलिंग वेव में देखते हैं क्या होता है और स्टैंडिंग वेव में क्या देखते हैं क्या होता है। ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है कि जब कोई भी वेव ट्रैवल करते जाता है, वो आगे की डायरेक्शन में मूव करते जाता है रस्सी पे, उसका कोई रुकावट नहीं है, वो मूव करते जाएगा। ये जो वेव है यहाँ पे भी आ जाएगा, और इसके हर एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम करेगा, और हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो है वो उतना ही होगा। हर एक पार्टिकल, कोई सा भी पार्टिकल चूज कर लो, एम्पलीट्यूड उतना ही होगा, सेम एम्पलीट्यूड। ऑल पार्टिकल हैव सेम एम्पलीट्यूड। लेकिन जब मैंने बोला स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, तो हमारा एम्पलीट्यूड हर एक पार्टिकल का सेम नहीं हो सकता है, कुछ कुछ का हो सकता है, कुछ कुछ का नहीं भी हो सकता है। किस तरीके से होगा फिर? अगर हमारे पास एक रस्सी है और इस पे वेव्स हैं, इस पे वेव्स हैं कुछ इस तरीके से, तो अगर मैं कुछ डिस्टेंस पे जाता हूँ x इज इक्वल्स टू x1 पे और x इज इक्वल्स टू x2 पे, तो x1 वाला का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इतना सा होगा, लेकिन x2 वाला का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इतना सा होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर नॉट सेम, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ a string are not same। सर हाँ बोलो। सर उधर पार्टिकल जाएगा कैसे? पार्टिकल वहीं पे है, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड क्या होता है, रस्सी पे एसएचएम होता है, हर एक पार्टिकल का क्या होता है, एसएचएम होता है, और एसएचएम कुछ इस तरीके से होता है कि मुझे एक वेव फॉर्म करता हुआ दिखता है। ऐसा ही होता है ना। वेव का मतलब क्या है? मैटर कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट एनर्जी एक दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकती है ना। तो ये जो पार्टिकल है, सॉरी, ये जो पार्टिकल है ये एसएचएम करेगा सिर्फ वाई डायरेक्शन में इसी जगह पे, और ये पार्टिकल इसी जगह पे एसएचएम करेगा, ये उठ करके यहाँ नहीं जाएगा, एग्जैक्टली उठ करके नहीं जाएगा, उसी जगह पे एसएचएम करेगा। तो इसका एम्पलीट्यूड है ज्यादा, इसका एम्पलीट्यूड है कम। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाता हूँ तो फिर से मुझे एम्पलीट्यूड क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है। तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है,
लेकिन इसके बराबर नहीं। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड किस फैशन में चेंज हो रहा है वो हमें ये बताएगा। ए एक्स इज इक्वल टू 2a cos ऑफ के एक्स, ये हमें बताएगा कि बताओ भाई x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे एम्पलीट्यूड कितना है, वो तुरंत बता देगा इतना। 2 पे बताओ कितना है, वो तुरंत बता देगा इतना है। तो इसका मतलब cos का वैल्यू कभी कभी जीरो भी हो सकता है, तो उसका एम्पलीट्यूड भी जीरो हो सकता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। cos का वैल्यू अगर 1 होगा तो किसी किसी का एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। बिल्कुल है, मतलब कि जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है डेट इज 2a, और एम्पलीट्यूड जो मिनिमम हो सकता है डेट इज माइनस ऑफ 2a। अगर तुमने ऐसा बोला तो बहुत बड़ा पाप किया तुमने, क्योंकि एम्पलीट्यूड प्लस में हो या माइनस में हो एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड जीरो होने का मतलब मिनिमम। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 2a हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, वो क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड का फंक्शन ही ऐसा आ रहा है। ठीक है, अभी सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा इसको स्टैंडिंग वेव कैसे बना, कैसे हुआ, ये थोड़ा समझने में परेशानी हो रही होगी। उसको मैं दूर करने का कोशिश करूँगा। तो ऐसे पॉइंट्स जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसे एंटीनोड बोलते हैं, और ऐसे पॉइंट्स जिसका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है मतलब जीरो होता है उसे हम लोग नोड्स बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग नोड्स, और इसे बोलते हैं एंटीनोड्स। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं दो वेव्स को सुपर इम्पोज कराता हूँ, ठीक है। और दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होंगे। एक वेव इस तरीके से आ रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा वेव इस तरफ से इस डायरेक्शन में आ रहा है। और सुपर इम्पोजिशन कराने के लिए एक ही स्ट्रिंग में दोनों को होना पड़ेगा, बराबर। तो चलो करते हैं। पहला, सर आपने वेव्स मतलब ट्रैवलिंग वेव्स और स्टैंडी वेव को कैसे आइडेंटिफाई किया था? मतलब ट्रैवलिंग वेव फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाय वी होना चाहिए ना? हाँ, t माइनस ऑफ एक्स बाई वी होना चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है। चलो अब इधर देखो, ठीक। लेट से कि ये वेव है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो दूसरा वेव है कोई फेज डिफरेंस नहीं है, अगर मान लो कि ऐसा ही है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग में तो एक ही वेव हो सकता है, और वो क्या होगा, वेव 1 और वेव 2 का रिजल्टेंट होगा। तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। डी एंड ई, बताओ ए जो है दोनों का एम्पलीट्यूड मिक्स होगा, मतलब एक दूसरे से सुपर इम्पोज करेगा, तो ए का एम्पलीट्यूड कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए का कितना है, जीरो है, और इस जगह पे भी एम्पलीट्यूड कितना है, जीरो है, रिजल्टेंट जीरो मिल गया। इस जगह पे कितना होगा, 2a 2a, तो ये हो जाएगा 2a। 2a होने का मतलब एम्पलीट्यूड जस्ट डबल, डबल हो रहा तो ये ऊपर गया। और सी का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0 जीरो, ये ऐसे जाएगा, ये हो गया बी और ये होगा सी। और डी का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, नेगेटिव में 2a, नेगेटिव में डबल, तो ये ऐसा हो गया। और ई का कितना हो जाएगा, फिर से जीरो, ए ये हो जाएगा जीरो। तो इसका एम्पलीट्यूड था ए नॉट और इसका भी एम्पलीट्यूड था ए नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, 2a नॉट, ठीक है, जो कि मैक्सिमम मुझे मिल रहा था यहाँ पे, मैक्सिमम। और जीरो के बारे में भी अभी हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट हो गया। अब कुछ टाइम के बाद वेव आगे चला जाएगा, तो किसी एक वेव को आगे करते हैं, या तो ऊपर वाले को करो या तो नीचे वाले को। किसको करूं मैं, किसको आगे खिसकाऊं, सेकंड को चलो सेकंड को खिसकाता हूँ। फर्स्ट वेव एज इट इज रहने देता हूँ, ये एज इट इज ऐसे। और सेकंड वेव तो पूरा का पूरा फुल वेव ऐसा होगा ना ये। और अगर ये आगे चला जाता है
तो इतना सा पार्ट आगे निकल जाएगा और इतना सा पार्ट अब अंदर आ जाएगा। तो वेव कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ, इस जगह से लेकर के इस जगह तक हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये इस जगह से ऐसे करके ऐसे होगा और ये आगे चला जाएगा। ये आगे जाएगा तो कैसा बन जाएगा, क्योंकि इसका पीछे वाला पार्ट होगा ऐसा और इसका पीछे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट ऐसा होगा। तो ये आगे जा रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेव का मुझे पार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसा बनेगा। ये ऐसा बनेगा। तो बोलोगे सर ये तो नीचे वाले को मूव करा ही दिया था, तो ऊपर वाले को मूव कराने की क्या जरूरत है? जरूरत है। अगर मैं ऊपर नीचे वाले को ही मूव कराता तो रिलेटिव वेलोसिटी में उसका वेलोसिटी हो गया डबल, तो मुझे डबल मूव कराना होता। लेकिन मैंने मूव कराया क्या, कितना, एक सिंगल मूव कराया। तो इसीलिए रिलेटिव में डबल मूव कराना था, जो कि मैंने कराया नहीं, सिंगल कराया। इसीलिए ऊपर वाले को मूव कराने की जरूरत पड़ी। अब देखो, ये है पॉइंट हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। बताओ ए वाले पॉइंट का रिजल्टेंट कितना एम्पलीट्यूड होगा? ए का कितना हो जाएगा? ए नेगेटिव ए में है और ये कितना है, प्लस ऑफ ए में। तो फाइनल एम्पलीट्यूड कितना हुआ? 0। 0 हाँ बिल्कुल 0 पे रहेगा, है ना। और बी का कितने पे रहेगा? उसका भी 0 पे ही रहेगा। सी का 0 कितने पे रहेगा? सबका 0 पे रहेगा। सब सबका 0 जीरो, सभी 0 पे रहेंगे, है ना। सभी 0 पे रहेंगे, ए बी सी डी ई। इसका मतलब ये जो है रस्सी स्ट्रेट हो जाएगी इस तरीके से, लगभग लगभग स्ट्रेट। अब नेक्स्ट क्या है, मैं फिर से आगे बढ़ाता हूँ, थर्ड पे आता हूँ। और रस्सी आगे बढ़ेगा, और रस्सी अगर इधर आगे बढ़ा t/4 टाइम के लिए, और रस्सी इस तरफ आगे, मतलब वेव आगे बढ़ा t/4 टाइम के लिए, तो अब कैसा शेप आएगा? ये आगे बढ़ेगा, ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इतना पार्ट से लेकर के इस पार्ट तक होगा। और इस वाले में ये आगे चला जाएगा, तो इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट तक होगा, ऐसा। और नीचे भी ऐसा। और इसमें पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई। ये एक ही रस्सी में दोनों वेव हैं, ऐसा मत समझना अलग अलग वेव को मैं सुपर इम्पोज करा रहा हूँ। बेसिकली एक ही रस्सी में दो वेव्स हैं जो कि एक दूसरे से सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके कारण से खुद ही खुद ऐसा रिजल्टेंट वेव जो है उसका शेप फॉर्म होते जा रहा है। मैं बस इतने से पार्ट को देखना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतने पार्ट को। इधर भी होगा, इधर भी पार्ट होगा, लेकिन मैं उसको देखना नहीं चाह रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। तो ए पॉइंट का बताओ कितना होगा एम्पलीट्यूड इस इंस्टेंट पे? 0 ही रहेगा। 0 रहेगा। बी पॉइंट का कितना एम्पलीट्यूड होगा? डबल डबल होगा, और नेगेटिव में वो भी। सी पॉइंट का कितना होगा? 0 0 0 होगा सी पॉइंट का। और डी पॉइंट का कितना होगा? पॉजिटिव में डबल, पॉजिटिव डबल। और ई पॉइंट का 0। उसका 0। तो ये हो गया ए बी सी डी ई। और फिर से वही काम हम लोग करेंगे, इसको भी एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, इसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। और इस बार कैसा दिखेगा मेरा पिपल्स? ऐसा, ऐसा। और नीचे वाला कैसा दिखेगा? ऐसा, है ना। और फिर से सुपर इम्पोज कराऊंगा मैं इसको। दिस इज इस पे पॉइंट, से स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। फिर से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ए बी सी डी एंड ई। और ये ए बी सी डी एंड ई। और जब मैं इसका सुपर इम्पोजिशन कराऊंगा,
ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ABCDE स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये हुआ यूं कि एक स्ट्रिंग में ये वेव इस तरीके से इधर आ रहा था और एक वेव जो है इस तरफ से इधर आ रहा था, और ये जब सुपर इम्पोज करते जा रहा था तो मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट वेव मिलते जा रहे थे ABCDE पॉइंट्स, और उनके मोशन जो है वो कुछ ऐसा आ रहा था। पहले इस टाइप का आया मोशन, फिर इस टाइप का आया, और फिर ऐसा आया, और फिर ऐसा आया। तुम अगर ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कभी मूव किया ही नहीं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? बोलो। A, C और E। ACE अगर पॉइंट को नोटिस करें हम लोग, तो जो A पॉइंट है A, और C, C पॉइंट है और E पॉइंट है वो कभी मूव नहीं किया। वेव आके चला गया और ये सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो रहा, या फिर यूं बोलो कि ये पार्टिकल्स ऐसे जम कर ही नहीं रहे थे, कभी ऐसे जम किया ही नहीं। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिसका एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम था, जैसे कि ये पार्टिकल इसका एम्पलीट्यूड क्या था? सबसे मैक्सिमम। अभी तो जीरो हुआ क्योंकि एसएचएम करता है तो कभी मिनिमम भी होता है और कभी मैक्सिमम भी होता है। मतलब ये जो पार्टिकल है ये ऐसा ऐसा एसएचएम कर रहा है, बी वाले की बात कर रहा हूँ या फिर डी वाले का। लेकिन ए जो पार्टिकल है वो बिल्कुल उसी जगह पे स्टेशनरी है। तो ऐसे पार्टिकल जो बिल्कुल स्टेशनरी है या फिर मूव नहीं कर रहे हैं, वैसे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स। आई थिंक मैं अब ग्राफिकल तरीके से तुमको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, और थोड़ा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से वेव्स में जो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है और उसका एम्पलीट्यूड जीरो भी हो रहा है, और कुछ का एम्पलीट्यूड है जीरो और मैक्सिमम के बीच में भी है। जैसे मैं इस वाले पार्टिकल को देखूंगा, यहाँ पे जो होगा ये इतना सा ही नीचे जा पा रहा है, इतना ऊपर गया और इतना ही नीचे आया ना। तो नोड्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? दोज पार्टिकल्स which have minimum amplitude or does not move at all are called nodes, और एंटीनोड्स जिसको हम लोग सिर्फ कैपिटल एन से डिनोट करेंगे और इस एंटीनोड को ए एन से डिनोट करेंगे। तो इसे क्या बोल सकते हैं कि दोज पार्टिकल्स whose amplitude आर मैक्सिमम। whose amplitude are maximum are called एंटीनोड्स। ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग एंटीनोड्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोड्स और एंटीनोड्स के लोकेशंस निकालेंगे कि कौन कौन से लोकेशन पे नोड्स हम लोग बोल सकते हैं और किस किस लोकेशन पे एंटीनोड्स हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि नोड्स का पोजीशन कौन कौन सा था, अगर ऊपर वाले ग्राफ से देखें तो ए, सी और ई आर नोड्स, ए, सी एंड ई आर नोड्स। और एंटीनोड्स कौन कौन सा है? बी एंड डी, बी एंड डी आर एंटीनोड्स। तो किसी भी स्टैंडिंग वेव को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वेव है और नीचे डॉटेड लाइन होगा, ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये स्टैंडिंग वेव है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कभी भी मूव नहीं करेगा और ये पॉइंट कभी भी मूव नहीं करेगा, और इन दोनों के बीच में
एनर्जी हमारा फिक्स हो जाता है। ये वेव ना तो इधर जा सकता है और ये वेव का एनर्जी ना तो इधर आ सकता है, इसके बीच में एनर्जी फिक्स हो गया है काइंड ऑफ, तुम ऐसा समझ सकते हो। और ये जो पार्टिकल्स हैं उसका एम्पलीट्यूड इतना सा है, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना सा है, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना सा, और इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, 0। ठीक है क्या? यस सर। ऐसा समझा सर। इसके ग्रुप में मैं शेयर करूंगा अगर वीडियो वगैरह होगा तो, अगर तुम लोग भी सर्च करके देख सकते हो, आजकल तो ढेर सारे वीडियो मिल ही जाएंगे। तो हाँ ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं Yes, sir. कि किस तरीके से। हाँ नहीं, आप ही वीडियो डाल दो एक तो, जो देखना है चलो रिलेटेड। ठीक है फिर, चलो ठीक है फिर, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं।